इकाई इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। एटॉमिक बम, एटॉमिक बम, एटॉमिक बम, एटॉमिक बम। इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था, इसमें बहुध्रुवीय व्यवस्था की अवधारणा सन्निहित सम्मिलित है, जिसमें सभी राष्ट्र अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। सभी राष्ट्र के पास ऐसे परमाणु अस्त्र शस्त्र होते हैं जिससे दूसरे राष्ट्र को विनाश किया जा सकता है। यह व्यवस्था स्थिर स्टेबल हो जाती है अगर प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य की धमकियों का प्रतिकार या विरोध कर सके। बदलते हुए परिस्थिति एवं परिप्रेक्ष्य में मार्टिन कैप्लान ने 4 अन्य प्रारूप प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित हैं। एक में अति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दूसरा तनाव शिथिल व्यवस्था। तनाव शिथिल्य व्यवस्था के अंतर्गत में दोनों महाशक्तियों के मध्य विश्वास बढ़ाने और बहाल करने की कोशिश, और दूसरा अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र रोकने का प्रयास। तीसरा परस्पर व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि। 1970 से 1978 के बीच अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ के मध्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित हुई। इस दौरान दोनों ही महाशक्तियों के बीच आणविक अस्त्र शस्त्र रोकने के लिए अनेक प्रकार की समझौते हुए, परंतु 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो पुनः नवीन शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। अस्थायी ध्रुव व्यवस्था, अनस्टेबल ध्रुव व्यवस्था। अस्थायी ध्रुव व्यवस्था में इसमें यह अवधारणा अंतर्निहित है कि वर्तमान में जो शक्तिशाली राष्ट्र है उसका पतन होगा और नवीन शक्ति का उदय होगा। इससे विश्व में बहुध्रुवीय विश्व प्रणाली की स्थापना होगी। अस्पष्ट आणविक प्रसार व्यवस्था, इसके तहत इस बात का पता नहीं होता है कि इसके पास नाभिकीय अस्त्र है। बड़ी तथा छोटी शक्तियों के बीच आणविक संलग्नता अलाइनमेंट की संभावना बनी रहती है। मार्टिन कैप्लान के द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था उपागम की आलोचना। कैप्लान के अनुसार ये सभी प्रारूप परिकल्पना है कि इसका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि सदस्यों के बीच सामान्य हित है या नहीं, और उनके बीच किस हद तक संचार की सुविधाएं हैं। परंतु इनके बावजूद भी कैप्लान के प्रारूप का हम निम्नलिखित आधार पर आलोचना कर सकते हैं। एक में केवल एक आरंभिक धारणा है, इनका आनुभविक परीक्षण नहीं किया जा सकता, इसके आधार पर कोई बौद्धिक नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता है। दूसरा यह एक सीमित दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें राजनीतिक संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के घरेलू तत्वों के अध्ययन को स्वीकार नहीं किया गया है। तीसरा, ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन व्यवस्था अव्यावहारिक हो गई। कैप्लान की यह भविष्यवाणी यह गलत सिद्ध हो गई कि शक्ति संतुलन पहले तब द्विध्रुवीय व्यवस्था और फिर कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाता है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था तत्पश्चात शिथिल और फिर बहुकेंद्रवाद में बदल गया। आजकल यह एक द्विध्रुवीय मॉडल ही बना हुआ है। चौथा, कैप्लान के कठोर द्विध्रुवीय प्रणाली की स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि संयुक्त राष्ट्र WTO प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। उसी तरह श्रेणीबद्ध व्यवस्था भी गलत है क्योंकि एक राष्ट्र का कभी भी संपूर्ण विश्व पर न तो अधिकार हुआ है और न होगा, और उसी तरह इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था भी गलत है क्योंकि NPT और CTBT के कारण आणविक अस्त्र शस्त्र का प्रसार कुछ ही देशों तक सीमित है। 5 में यह एक अति साधारण
यह एक अति साधारण विश्लेषण है। इस तरह की प्रारूप का परिकल्पना कर सकते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषज्ञता कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा, यह एक स्वेच्छाचारी वर्गीकरण है और इसकी संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। निष्कर्ष, व्यवस्था उपागम की बहुत सी खामियां हैं, परंतु इनमें बावजूद राष्ट्रों के मध्य संबंधों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग क्षेत्रीय उपव्यवस्थाओं एवं सूक्ष्म विश्लेषण के लिए भी किया जा सकता है। व्यवस्था की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए सिद्धांत निर्माण के कार्यों में सहायक बन सकते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात प्रोफेसर रॉबर्ट हरकेवी ने 7 नए व्यवस्था का परिकल्पना किया है। तीन ध्रुवीय भू आर्थिक प्रणाली। वाल्टर रसेल, जेफरिन गार्टेन, एडवुड लुट लेस्टर-थ्रो के अनुसार शीत युद्धोत्तर विश्व 3 भू आर्थिक समूहों में बट जाएगा। एक में जापान के नेतृत्व में प्रशांत रिम मतलब पैसिफिक रिंग के क्षेत्र के देश, जिसमें कोरिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं चीन सम्मिलित है। दूसरा, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश। तीसरा, जर्मनी के नेतृत्व में यूरोपियन देश, जिसमें रूस एवं पूर्व सोवियत संघ के देश भी सम्मिलित हैं। जो एशिया अफ्रीका मध्य पूर्व के जो राष्ट्र जो इसमें सम्मिलित नहीं हैं, उसे इन तीनों ध्रुवों के द्वारा शोषण किया जाएगा। नवोदित शक्ति संतुलन प्रारूप। शीत युद्ध के समाप्ति के पश्चात बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना अवश्य संभावी है। 21वीं शताब्दी में चाइना, रूस, अमेरिका एवं यूरोप महाशक्ति के रूप में उदित होगा। यह भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि चीन को संतुलित करने के लिए यूरोप, अमेरिका एवं रूस के बीच एक शिथिल ध्रुव की स्थापना हो जाएगी। दूसरी संभावना यह व्यक्त की जाती है कि चीन एवं इस्लामिक राष्ट्रों के मध्य गठबंधन स्थापित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में रूस यूरोप के नज़दीक हो जाएगा। तीसरी संभावना यह व्यक्त की जाती है कि रूस, चीन एवं भारत मिलकर अमेरिका यूरोप गठबंधन को चुनौती देंगे, जैसा कि हेनरी किसिंजर ने भविष्यवाणी किया था। तीसरा, सभ्यताओं के बीच संघर्ष का प्रारूप। सैमुअल हंटिंगटन। यह परिकल्पना सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उनके अनुसार विश्व के 8 प्रमुख सभ्यताओं के मध्य संघर्ष हो सकता है। विश्व की 8 सभ्यताएं हैं। एक में क्रिश्चियन, दूसरा कन्फ्यूशियस या सीनिक या मेडेरियन या चीनी, तीसरा जापानिक, चौथा इस्लामिक, पाँचवें हिंदू, छठा सोलोविक और सातवां लैटिन अमेरिका और आठवां अफ्रीका या नेग्रेटो। परंतु हंटिंगटन इन सभ्यताओं के मध्य संघर्ष की अपेक्षा क्रिश्चियन एवं इस्लामिक सभ्यता के मध्य संघर्ष पर ज़्यादा जोर देते हैं। चौथा, एक ध्रुवीय प्रारूप। चार्ल्स कुलथेमर के अनुसार शीत युद्ध की समाप्ति एवं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वैश्विक स्तर पर आज एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। पाँचवें, शांति का क्षेत्र या अस्त व्यस्त क्षेत्र। सिंजर एवं वाल्डवस्की के द्वारा यह प्रारूप प्रस्तुत किया गया। उन्होंने विश्व के एक भाग को शांति का क्षेत्र कहा, जहां पर्याप्त संपन्नता एवं लोकतांत्रिक प्रणाली है, तथा विश्व के दूसरे क्षेत्र को अस्त व्यस्त क्षेत्र कहा, जिसके अंतर्गत उन्होंने पूर्व सोवियत संघ के देश, अधिकांश एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों को सम्मिलित किया। वैश्विक गांव। इस दृष्टिकोण के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विकास के साथ विश्व में परस्पर निर्भरता बढ़ गया है। एक देश दूसरे देश पर
एक देश दूसरे पर व्यापार, वाणिज्य, निवेश, कच्चा माल इत्यादि के लिए दूसरों पर निर्भर है। अनेक वैश्विक समस्याएं हैं, जैसा पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ जल के अनुपलब्धता, जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रसार। इन समस्याओं का समाधान एक देश अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत होती है। साथ में द्विध्रुवीय विश्व प्रणाली की उदय की संभावनाएं। वर्तमान में राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा एक ध्रुवीय प्रणाली एवं बहुध्रुवीय प्रणाली की बात कही जा रही है, परंतु द्विध्रुवीय प्रणाली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस के द्वारा शक्ति प्राप्त करने के पश्चात पुनः अमेरिका एवं रूस के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसा भी संभावना है कि चीन एवं रूस का ध्रुव अमेरिका एवं यूरोपियन ध्रुव को चुनौती प्रस्तुत करे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी उपागम। क्वेश्चन: अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी उपागम उतना व्यवस्थित नहीं है जितना कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विवेचन करे। अगला क्वेश्चन: अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी उपागम विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न परिस्थितियों में दिया गया है, विवेचन करें। अगला क्वेश्चन: अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्क्सवादी उपागम का अरुण बोस द्वारा प्रतिपादित प्रारूप विवेचन करें। परिचय फॉर्मेट। परिचय। मूल अवधारणाएं। अरुण बोस द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवादी उपागम का 4 आधार है। C1 में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीय वाद इसमें सम्मिलित है, और A में संसार के सभी मजदूरों का सामूहिक हित सभी प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना से स्वतंत्र है। B में मजदूरों का कोई देश नहीं होगा। C में सर्वहारा की मुक्ति के लिए संगठित कार्यवाही। D में एक व्यक्ति द्वारा जब दूसरे व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो उसी अनुपात में एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी समाप्त हो जाएगा। C2 साम्राज्यवाद का विरोध इसमें सम्मिलित है। A में C2 का A में पूंजी अंतर्राष्ट्रीय हो गई है और इस पर एकाधिकार हो गया है। B में असमान राजनीतिक और आर्थिक विकास पूंजीवाद का निर्विवाद कानून है। C में श्रमजीवी क्रांति न केवल यूरोपियन देशों में बल्कि अन्य पूंजीवादी देशों में भी संभव है। नोट: साम्राज्यवाद पर लेनिन का विचार संक्षिप्त में लिखें। C3 आत्मनिर्णय का अधिकार। A में साम्यवादी घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि सभी देशों के मजदूरों को राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना चाहिए, जिसे लेनिन ने सर्वहारा वर्ग का तानाशाही कहा, और एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। B में आत्मनिर्णय संबंधी अधिकार संक्रमणकालीन है। C4 में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। एक में सर्वहारा क्रांति पहले तो कई देशों में सफल होगी अथवा किसी एक देश में इस दौरान सर्वहारा वर्ग को पूंजीवादी घेरा से अपने आप को बचाना होगा, इसीलिए इस दौरान सहअस्तित्व की नीति अपनाना चाहिए। डी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की 4 रणनीतियाँ। D1 में संक्रमणकालीन रणनीति प्रारूप अर्थात एक देश में समाजवाद। D2 दूसरा में सोवियत केंद्रित रणनीति प्रारूप अर्थात सोवियत संघ में साम्यवादी सत्ता स्थापित होने के पश्चात सोवियत संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनाई गई रणनीति। D3 में चीन केंद्रित रणनीतिक प्रारूप साम्यवाद स्थापित होने के पश्चात चीन द्वारा अपनाई गई रणनीति। D4 में गुट निरपेक्ष नीति प्रारूप में निष्कर्ष। विचारधारा में समाजवाद, पूंजीवाद या उदारवाद। समाजवाद में विकासवादी समाजवाद में मतलब शांतिपूर्ण तरीक़ा से सामाजिक परिवर्तन, और वैज्ञानिक समाजवाद या क्रांतिकारी समाजवाद या मार्क्सवादी समाजवाद में USSR, चाइना, क्यूबा और यूगोस्लाविया, हंगरी। उत्पादन की रीति। उत्पादन की रीति में उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध। उत्पादन के साधन में सार्वजनिक नियंत्रण, निजी नियंत्रण, और उत्पादन के संबंध में समतामूलक और शोषणमूलक। और सार्वजनिक नियंत्रण में समतामूलक और निजी नियंत्रण में शोषणमूलक।
इतिहास का भौतिकवादी व्यवस्था व्याख्या। इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या। सोपान मतलब वर्ग में संपत्तिशाली और संपत्तिहीन, राज्य, शोषण, वर्ग संघर्ष। आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद में संपत्तिशाली नहीं और न संपत्तिहीन, न राज्य, न शोषण, न वर्ग संघर्ष। और रोमन एवं ग्रीक नगर राज्य में संपत्तिशाली पेट्रिशियन और संपत्तिहीन पोलिवियन और राज्य था, और शोषण भी था और वर्ग संघर्ष भी था। और सामंती राज्य। सामंती राज्य में संपत्तिशाली सामंत और संपत्तिहीन कृषक और राज्य था, वर्ग शोषण भी था और वर्ग संघर्ष भी था। पूंजीवाद राज्य। पूंजीवादी राज्य में संपत्तिशाली में बुजुर्गिया या पूंजीपति और संपत्तिहीन में सर्वहारा या मजदूर राज्य था और शोषण भी था और वर्ग संघर्ष भी था। समाजवाद अवलिक सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद में सर्वहारा वर्ग संपत्तिशाली था, संपत्तिशाली में सर्वहारा वर्ग और संपत्तिहीन में पतनशील बुजुर्गा वर्ग राज्य था, शोषण था और वर्ग संघर्ष भी था। साम्यवाद। साम्यवाद में संपत्तिशाली में कोई नहीं, संपत्तिहीन भी कोई नहीं और राज्य भी नहीं और शोषण भी नहीं और न वर्ग संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक सुनियोजित विचारधारा नहीं है। जिस प्रकार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी उपागम कार्ल मार्क्स के मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा अपनाई गई नीति है। मार्क्स विश्व के सभी समस्याओं का अध्ययन ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर करते हैं, जबकि हीगल इसके विपरीत इन समस्याओं का अध्ययन द्वंद्वात्मक आधारवादी दर्शन के आधार पर करते हैं, जिसके तहत विचारधारा को परिवर्तन का मुख्य वाहक माना जाता है। परंतु मार्क्स का मानना है कि मानव चेतना उनके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि उनके विपरीत उनकी सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करते हैं। इस तरह समृद्ध राष्ट्र भी निर्धन राष्ट्र को अपने अधीन बनाकर उसका शोषण करता है। इसी तरह समृद्ध राष्ट्रों के बीच निर्धन राष्ट्रों पर अधिकार हेतु युद्ध चलते रहता है। इस तरह समृद्ध और निर्धन राष्ट्र का हित एक दूसरे के विपरीत है। इसी आधार पर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष चलते रहता है। संघर्ष के पश्चात भी अगर इन देशों को स्वतंत्रता मिलता है तो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसे अपने शिकंजे में कसने का कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की मूलभूत अवधारणाएं। एक में सभी स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्व करता है। दूसरा, दो आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष संपत्तिशाली एवं संपत्तिहीन एक ऐतिहासिक तथा शाश्वत सत्य है। प्रत्येक समाज दो वर्गों में विभाजित है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय समाज भी गरीब तथा अमीर राज्यों के बीच विभाजित है। साम्राज्यवादी देश आपसी कलह एवं द्वेष में लगे रहते हैं, लेकिन गरीब तथा विकासशील देशों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इकट्ठे रहते हैं। तीसरा, समाजवादी राज्य शक्तिशाली बनता है तो इन देशों में मजदूरों का शोषण समाप्त हो जाता है। वर्तमान में पूंजीवादी बुजुर्गा राज्य तीसरी दुनिया के लोगों पर नव उपनिवेशवाद के द्वारा नियंत्रण कर रहे हैं। चौथा, विश्व के मजदूरों का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पांचवें, विश्व में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब विरोधी वर्गों को समाप्त कर दिया जाए। छठा, अंतर्राष्ट्रीय कानून लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका तात्पर्य यह है कि साम्यवादी राज्य कोई संधि या समझौता अपने नागरिकों की इच्छा एवं हितों के ध्यान में रखकर करता है। अरुण बोस द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवादी उपागम की चार आधार हैं। एक में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों की एकता के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना उनका अंतिम उद्देश्य है। यह बुजुर्गा राष्ट्रवाद के विरोध में तथा सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के पक्ष में है। इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। एक में संसार के मजदूरों का सामूहिक हित, जो सभी प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना से स्वतंत्र हैं।
मजदूरों का कोई देश नहीं होता। प्रत्येक देश के मजदूरों को सबसे पहले राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करना है। तीसरा, सर्वहारा की मुक्ति के लिए संगठित कार्यवाही। चौथा, जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तब उसी अनुपात में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण समाप्त हो जाएगा तथा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी खत्म हो जाएगा। साम्राज्यवाद का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादियों का विचार है कि संसार में बुर्जुआ व्यवस्था का टूटना निश्चित है। पूंजीवाद अपने अंतिम विस्तारवाद को प्राप्त हो गया है। युद्ध सैन्यकरण तथा शस्त्र संघर्ष विस्तारवाद की नीतियाँ बन चुकी है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध दर्शाता है कि एक में पूंजी अंतर्राष्ट्रीय हो गई और इस पर एकाधिकार हो गया। दूसरा, असमान राजनीतिक आर्थिक विकास पूंजीवाद का निर्विवाद कानून है। तीसरा, श्रमजीवी क्रांति न केवल यूरोपीय देशों में बल्कि अन्य पूंजीवादी देशों में भी संभव है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तारवाद, जो कि पूंजीवादी विकास का शिखर है, को उखाड़ फेंकना मार्क्सवाद का एक लक्ष्य है। आत्मनिर्णय का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय समाज के गठन के लिए मार्क्सवादी आत्मनिर्णय की भावना को सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि विश्व के सभी देशों को अपनी राजनीतिक नीति निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी देशों के आत्मनिर्णय का अधिकार ही टिकाऊ शक्तिशाली आधार प्रदान कर सकता है। साम्यवादी घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि सभी देशों के मजदूरों को राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करनी चाहिए, जिसे लेनिन ने सर्वहारा वर्ग का तानाशाही कहा, और एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। आत्मनिर्णय संबंधी अधिकार संक्रमणकालीन है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मार्क्सवादियों को विश्वास है कि सभी राष्ट्र राज्यों को बिना किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की आलोचना किए शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। इसमें सम्मिलित है। एक में पहले तो कई देशों में सफल होगा या किसी एक देश में। दूसरा, इन दौरान सर्वहारा वर्ग को पूंजीवादी घेरा से अपने आप को बचाना होगा, इसीलिए इस दौरान शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपनाना चाहिए। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत को मनाने का यह अर्थ नहीं है कि समाजवाद सीमाओं को प्राप्त कर लिया है, तथा न ही यह समझना चाहिए कि पूंजीवाद और समाजवाद इसी तरह बने रहेंगे और उन्हें उखाड़ा नहीं जाएगा। इसका केवल यही अर्थ है कि जब तक वैज्ञानिक समाजवाद का पूंजीवाद समाज पर विजय न हो जाए, तब तक श्रम तथा पूंजी विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में किसी न किसी रूप में संघर्ष बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की 4 रणनीतियाँ। 1 में संक्रमणकालीन रणनीति प्रारूप। संक्रमणकालीन नीति की यह अवधारणा है कि पूंजीवाद एक विश्व व्यवस्था है और इसे विश्व स्तर पर समाजवादी क्रांति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी विश्व व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा, अन्यथा क्रांति सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार समाजवाद एक राष्ट्रीय प्रक्रिया न होकर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है। इस रणनीति के तहत एक देश में समाजवाद या कुछ देशों में समाजवाद एक भ्रम है। वर्तमान काल में जो देश अपने आप को समाजवादी कहते हैं वो निश्चित तौर पर राज्य नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वह समाजवादी राज्य भी नहीं है। समाजवादी राज्यों में केवल बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किए जाना समाजवाद के लिए पर्याप्त नहीं है। होना यह चाहिए कि उत्पादन के साधनों पर भी सामाजिक नियंत्रण हो। इस प्रकार यह रणनीतिक संपूर्ण विश्व के मजदूर वर्गों के एकता पर आधारित है। सोवियत केंद्रित रणनीति प्रारूप। इस रणनीति में यह अवधारणा निहित है कि स्वतंत्र बहुराष्ट्रीय सोवियत समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी क्रांति के लिए केंद्र बिंदु का काम करेगा तथा यह कोशिश करेगा कि संक्रमण काल में पूंजीपतियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपनाते हुए जहाँ कहीं भी समाजवादी देशों में
पूंजीवादी प्रतिक्रांति अपना सिर उठाए उसे दबा देनी चाहिए तथा विश्व में जहाँ कहीं भी साम्राज्यवाद विरोधी क्रांति आरंभ हो वहाँ उसे सहायता देकर समाजवादी क्रांति में परिवर्तित कर दे। इस नीति का अनुसरण करते हुए सोवियत संघ ने एक में पूर्व यूरोपीय देशों में समाजवाद के पक्ष में सशस्त्र हस्तक्षेप किया और चीन की समाजवादी क्रांति को विभिन्न प्रकार से सहायता दी। दूसरा, शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए साम्राज्यवाद की स्थापना जैसी कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान, इथोपिया आदि देशों में किया। इस व्यवस्था की मुख्य कमजोरी यह है कि एक में सोवियत संघ समाजवादी देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, परंतु समाजवादी देश चीन ने इस सोवियत प्रभुत्व वाली व्यवस्था का विरोध किया। दूसरा, इस रणनीति के तहत साम्राज्यवाद का विरोध एक क्रांतिकारी आंदोलनों को समर्थन दिया जाता है जिससे तीसरे विश्व के देशों में राष्ट्रीय बुजुर्गा वर्ग मजबूत है, न कि मजदूर वर्ग जो कि समाजवादी क्रांति के रास्ता में बाधा है। तीसरा, एक बार में समाजवाद स्थापित कर देने से जैसा अफगानिस्तान आम नागरिकों का समर्थन सरकार को नहीं मिल पाता। इस स्थिति में सरकार की स्थिरता स्टेबिलिटी या बने रहना संदिग्ध हो जाता है। चीन केंद्रित रणनीति प्रारूप। इस रणनीति की मूल अवधारणा यह है कि चीनी समाजवादी क्रांति ही वास्तविक समाजवाद क्रांति है, इसीलिए अन्य समाजवादी देशों को चीनी प्रारूप का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा वह समाजवादी क्रांति नहीं है। अगर चीनी प्रारूप के अंतर्गत समाजवाद क्रांति नहीं लाया जाता है तो इनका विरोध चीन बुजुर्गा वर्ग एवं साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर करेगा। परंतु सोवियत रणनीति के विरुद्ध चीनी रणनीति यह रही है कि वह अपना सीमा क्षेत्र के बाहर युद्ध करके उस राष्ट्र को स्थायी तौर पर अपने अधीन नहीं रखा, जैसा कि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप और अफगानिस्तान में किया। चीन अपनी सीमा के आसपास के देशों पर जबरदस्ती समाजवाद थोप सकता है, जैसे तिब्बत, परंतु अन्य देशों के समाजवादी क्रांति को वह तब तक समर्थन देने के पक्ष में नहीं है जब तक कि वहाँ के आम नागरिकों का समर्थन न हो। अर्थात चीन यह चाहता है कि समाजवादी क्रांति स्वयं अपने सहारे से पनपे, न कि किसी दूसरे साम्यवादी देशों के सहयोग से। 1917 में यूएसएसआर सोशलिज्म, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। 1949 में चाइना, माओ त्सो तुंग। 1949 से 1961 फ्रेंडशिप। 1962 में चाइना इंडिया वार। 1963 में MiG-27 फाइटर प्लेन। 1964 में चाइना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, द यूएसएसआर इज फ्लोइंग डिवीजन। 1969 में यूएसएसआर एंड चाइना बॉर्डर क्लैश। पिंग पोंग डिप्लोमेसी ऑफ IR। गुटनिरपेक्ष नीति प्रारूप। इस प्रारूप की मूल अवधारणा यह है कि एक देश में अगर समाजवाद की स्थापना हो गई है तो कोई दूसरा समाजवादी देश उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। जैसे यूगोस्लाविया में जन समर्थन के द्वारा समाजवाद स्थापित की गई थी, न कि सोवियत समर्थन से। इसीलिए यूगोस्लोवाकिया के समाजवादी नेता सोवियत संघ की किसी भी तरह की हस्तक्षेप अपने देश में नहीं चाहते थे, जबकि सोवियत संघ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद तथा अन्य रणनीतियों के द्वारा सभी समाजवादी देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। जैसे पूर्वी यूरोप तथा अफगानिस्तान में सोवियत संघ के चलते समाजवाद स्थापित हुआ था, जिसके कारण शीत युद्ध के दौरान इन देशों ने सोवियत संघ की अधीनता को स्वीकार किया था। भारत, टीटो, पंडित नेहरू, यूगोस्लाविया, नासिर, इजिप्ट और लीडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी क्रांतिकारी विचार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अंतर्राष्ट्रीय विचार की तुलना में अधिक प्रगतिशील है। मार्क्स ने कहा था कि विद्वानों ने आज तक व्याख्या किया है, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना होना चाहिए, परंतु वर्तमान संप्रभुता संपन्न राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को समाप्त किया जाना मुश्किल है।
इसीलिए विश्व में साम्यवाद स्थापित करने से पूर्व सभी देशों में बुजुर्गा वर्ग को समाप्त कर राष्ट्रीय आधार पर ही समाजवाद लाने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे कि अंततः विश्व साम्यवाद की अवधारणा सफल हो सके। आदर्शवाद क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद प्रकाश पुत्र है जबकि यथार्थवाद तिमिर पुत्र अंधकार है। टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद का मानवीय मूल्य में विश्वास है। टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम का यथार्थवादी आलोचना प्रस्तुत करें। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण विश्व को झकझोर कर रख दिया। विश्व के नेता एवं बुद्धिजीवियों ऐसे संगठन एवं विचारधाराओं की खोज में लग गए जो विश्व शांति एवं मानव कल्याण सुनिश्चित कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नेतृत्व में लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो आदर्शवादी दर्शन पर आधारित था। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कोंडोरसेट, वुडरो विल्सन, बटरफील्ड और बर्ट्रन रसेल एवं गांधी जी जैसे विचारक थे। इन विचारकों के अनुसार मानवीय समाज का विकास अपूर्णता से पूर्णता की ओर हो रही है, इसीलिए ऐसे मूल्यों का सृजन करना चाहिए जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को बढ़ावा दे। युद्ध हिंसा और अनैतिकता की आलोचना करें। 18वीं शताब्दी में विकसित राजनीतिक आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति थी। विचारधारा के स्तर पर एक कंडोरसेट ने इसे बढ़ावा दिया। उनके अनुसार मानवीय समाज की व्यवस्था ऐसी हो जहाँ युद्ध, असमानता, निरंकुशता इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं रहे। ऐसी समाज की स्थापना मानवीय कल्याण, तर्क, शिक्षा एवं विज्ञान पर होना चाहिए। मूलभूत अवधारणाएं में एक में मानव स्वभाव से परोपकारी, तर्कशील एवं विवेकशील एवं सहयोगी होता है। दूसरा, एक मानव का दूसरे मानव के साथ सहयोग से विकास संभव है। तीसरा, वास्तव में मानव बुरा नहीं होता बल्कि परिस्थितियाँ एवं संस्थाएं उसे दुष्ट बना देती हैं। चौथा, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सबसे घृणित विशेषता है। 5वें, अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं का निर्माण कर युद्ध को रोका जा सकता है। 6ठा, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। 7वां, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ऐसे संस्थाओं को समाप्त कर देना चाहिए जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं। सुधार के लिए सुझाव। 1 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को नैतिक मूल्यों के आधार पर कार्य करना चाहिए तथा परंपरागत शक्ति राजनीति से बचना चाहिए। दूसरा, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जो संप्रभुता संपन्न युद्ध लोलुप भौगोलिक राष्ट्रीय राज्य को नियंत्रित कर सके। तीसरा, युद्ध पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। चौथा, सर्वाधिकारवादी शक्तियों पर रोक, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को बढ़ावा देता है। 5 में IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसी संस्थाओं का पुनर्संरचना करना चाहिए जिससे वे विश्व विकास को सुनिश्चित कर सके। 6ठा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर से भी सभी तरह के प्रतिबंध को समाप्त कर देना चाहिए। 7 में विश्व मानचित्र का इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न कर सके। आलोचना। 1 में अव्यवहारिक वर्तमान समय में जब हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं तो ऐसे हम आदर्शवाद को नहीं अपना सकते। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के बाद भी वह राष्ट्रीय समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तीसरा, संप्रभुता संपन्न राष्ट्रीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय हित के स्थान पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देता है। चौथा, निशस्त्रीकरण के प्रयास के बावजूद भी विश्व स्तर पर शस्त्रीकरण जारी है। 5 में विश्व सरकार या विश्व संघीय प्रणाली की स्थापना बहुत ही मुश्किल है। निष्कर्ष। कोई भी विज्ञान, खासकर सामाजिक विज्ञान का मानव मूल्य के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है और यह सभी तरह
कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान का सुझाव सर्वोत्तम है। अगर कोई व्यक्ति इसमें विश्वास नहीं करता है तो वह उस व्यक्ति की कमी है, न कि सिद्धांत का। यथार्थवादी उपागम। यथार्थवादी उपागम में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यथार्थवादी उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन, यथार्थवाद एवं आदर्शवाद का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह बताएं कि वर्तमान काल में आदर्शवाद कितना प्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन, मॉर्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, सभी राजनीति की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए संघर्ष है। टिप्पणी करें। परिचय। यथार्थवादी दृष्टिकोण 1930 और 1940 के दशकों में व्याप्त अराजकता एवं संघर्ष की स्थिति का दृष्टिकोण, और यह दृष्टिकोण राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानता है तथा शक्ति, सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों के तत्वों की सहायता से वर्णन करता है। यथार्थवादियों के अनुसार शक्ति एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संबंध है जिसके द्वारा हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता वह है जो अपने हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। विवेक को राजनीति का मार्गदर्शन मानता है। राजनीतिक यथार्थवाद का विकास। राजनीतिक यथार्थवाद एक अत्यंत पुरानी अवधारणा है। प्राचीन ग्रीस में थ्यूसीराइड्स एवं प्राचीन भारत में कौटिल्य यथार्थवाद के महान प्रवर्तक माने जाते हैं। इन विद्वानों के अतिरिक्त मैकियावेली, हॉब्स, मॉर्गेनथाउ, जॉर्ज केनन, E.H. कार इत्यादि महत्वपूर्ण यथार्थवादी विचारक हैं। कौटिल्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को पहले शक्ति प्राप्त करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा, समृद्धि एवं विकास दांव पर हो तो किसी भी तरह की नीति का अनुसरण किया जा सकता है। इसी तरह मैकियावेली अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में राजा को सलाह देते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को धर्म, अधर्म, नैतिकता और अनैतिकता की बात नहीं सोचनी चाहिए। उसी तरह आधुनिक विचारक हॉब्स का मानना है कि मानव स्वभाव से दुष्ट, लालची, स्वार्थी एवं शक्ति लोलुप होता है और उसके शक्ति प्राप्त करने की इच्छा मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होती है। तो अगर ऐसे दुष्ट, लालची, स्वार्थी एवं शक्ति लोलुप व्यक्ति के हाथ में सरता होगा तो युद्ध अवश्य संभवी, अवश्य भावी है। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र को अनवरत प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक यथार्थवाद। राजनीतिक यथार्थवाद पर मॉर्गेनथाउ का दृष्टिकोण मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीति सिद्धांत। मॉर्गेनथाउ का कहना है कि राजनीति सामान्य समाज की तरह उस वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिनके मानव स्वभाव में मनुष्य जिस नियम के अनुसार संसार में क्रियाकलाप करते हैं वो सार्वभौम है और यह नियम हमारी नैतिक मान्यताओं में हमेशा अछूत रहते हैं। अतः समाज अथवा राजनीति का स्तर ऊंचा करने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए कुछ निम्नलिखित नियम हैं। एक में मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों को जानने के लिए हमें भूतकालीन तथ्यों का विश्लेषण करना होगा। राजनीति के कानूनों का प्रमुख आधार मानव स्वभाव होता है और वह अधिक परिवर्तित नहीं होता है। अतः राजनीति सिद्धांत का नया स्वरूप मानना सदा अच्छा नहीं होता और न ही पुराना जीवन का एक बुराई होता है। राजनीतिक सिद्धांत एक जैसे रहते हैं तथा प्रत्येक समय में इनका प्रयोग किया जा सकता है। एक में विवेकपूर्ण परिकल्पना। मॉर्गेनथाउ के अनुसार विदेश नीति का स्वरूप केवल किए गए राजनीतिक कार्यों तथा इन कार्यों के संभावित परिणामों के परीक्षण से ही जांचा जा सकता है और इस तरह जब एक परीक्षण तर्कसंगत युक्तियों के सहयोग से होता है तो केवल वही हमें विदेश नीति के वास्तविक स्वरूप को जानने में तथा राजनीति के सिद्धांत के निर्माण में सहायक हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति के रूप में परिभाषित हित एक ऐसा मील का पत्थर है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जमीन में से रास्ता ढूंढने के लिए राजनीतिक यथार्थवाद की सहायता करता है। यह धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के कारणों तथा समझने योग्य तथ्य के मध्य संबंध स्थापित करती है और यह निश्चित सिद्धांत है जो राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्तता प्रदान करता है।
और घरेलू राजनीति से इसे पृथक करता है। प्रत्येक राष्ट्र हमेशा शक्ति के साधन द्वारा ही राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इतिहास सदैव इस विचार का समर्थन करता है। विदेश नीति का निर्माण करने वाले हमेशा शक्ति को राजनीति का केंद्रीय तथ्य मानते हैं तथा इसी आधार पर नीति का निर्माण करते हैं। इसीलिए किसी भी राजनेता के मंतव्यों पर विश्वास नहीं कर वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर उसका आकलन करना चाहिए। किसी राष्ट्र के कार्यों को जांचने के लिए राजनीतिज्ञ के विचारधारात्मक वरीयताओं को आधार नहीं मानना चाहिए। जैसे सोवियत संघ एवं चीन का विरोध कोई वैचारिक विरोध नहीं था जैसा कि वह लगता था। इसके विपरीत यह दो साम्यवादी देशों के हितों का विरोध था। निस्संदेह राजनीतिज्ञों के व्यक्तित्व, उनके विचार तथा भाव विदेश नीति को अवश्य प्रभावित करते हैं, लेकिन वास्तविकता में किसी राष्ट्र की विदेश नीति शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हितों की धारणा पर आधारित होती है। इस सिद्धांत का मानना है कि राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित दोनों ही सभी प्रकार के निर्णयों और नीतियों के निर्धारक होते हैं। राजनीतिक यथार्थवाद का दृष्टिकोण एक फोटोग्राफर जैसे होता है। वह जो वास्तव में दिखता है उसी का चित्र खींचता है, न कि चित्रकार के कल्पना का। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है एवं हित सदैव परिवर्तनशील है। किसी भी राष्ट्र की नीतियाँ तथा कार्य सदैव राष्ट्रीय हितों द्वारा संचालित होती है। राष्ट्रीय हित की धारणा राजनीति का सारांश तथा समय या स्थान की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है, परंतु राष्ट्रीय हित का क्षेत्र अपने स्वरूप तथा क्षेत्र में सदैव परिवर्तनशील होता है। जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य होने के बावजूद 1971 में भारत द्वारा सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता एवं सहयोग संधि शीत युद्धोत्तर काल में भारत का झुकाव अमेरिका एवं इजराइल की ओर तथा चीन का झुकाव रूस की ओर बदलते हुए राष्ट्र में हित को इंगित करता है। चौथा, अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं होते। राजनीतिक यथार्थवाद नैतिक नियमों के महत्व को मानता है, परंतु उसका यह दृढ़ विश्वास है कि अमूर्त तथा सर्वमान्य नियम राज कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। राज कार्यों पर तब तक नैतिक नियमों का प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक समय तथा स्थान और परिस्थिति को अपने सामने न रखा जाए। यथार्थवाद इस बात में विश्वास नहीं करता कि मनुष्य द्वारा माने गए नैतिक मानदंडों का अनुपालन राज्य भी करेगा। किसी भी राज्य का पहला कार्य है शक्ति के द्वारा राष्ट्रीय हितों एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। पाँचवें, एक राष्ट्र के नैतिक आकांक्षा तथा सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। राजनीतिक यथार्थवाद किसी विशेष राज्य की नैतिक आकांक्षा तथा सारी दुनिया पर लागू होने वाली नैतिक मूल्यों को एक समान मानने से इनकार करता है। वह यह भी मानने से इनकार करता है कि किसी राज्य के राष्ट्रीय हित तथा नीतियाँ सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का ही प्रतिबिंब होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को ऐसे सिद्धांतों में ढक लेता है। राष्ट्रीय नीतियों को नैतिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति मानना केवल एक भ्रम है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा करता है तो वह झूठ बोलता है या अपनी राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। राजनीतिक मामलों में राजनीतिक यथार्थवाद के पास विशेष बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टिकोण है। बौद्धिक रूप से राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता को कायम करता है। एक राजनीतिक यथार्थवादी हमेशा राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित करता है एवं सोचता है। एक वकील एवं वैध नियमों से अपने कार्यों की पुष्टि करता है तथा एक नीतिवान अपने कार्यों की नैतिक मूल्यों द्वारा पुष्टि करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद न तो आदर्शवादी, न ही विधिवादी तथा न ही नीतिवादी दृष्टिकोण है। यह तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हितों के साथ संबंधित है। यथार्थवाद राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष का अध्ययन करता है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति बनाए रखने तथा बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इस तरह राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विशेष विषय वस्तु तथा दृष्टिकोण वाले विषय की स्वायत्तता की वकालत करता है और यह राजनीतिक कार्यों के लिए राजनीतिक मानदंडों तथा सभी अन्य मानदंडों के प्रति अधीनता को मानता है।
लॉयर वकील कानून के अनुकूल अवलिक प्रतिकूल या विपरीत क्या है। इथिसिस्ट नीति शास्त्री क्या नैतिकता के अनुकूल है अवलिक प्रतिकूल है। अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है, कैसे लाभ प्राप्त किया जा सके एवं कैसे हानि को कम किया जा सके। राजनीति का केंद्रीय विषय या मानदंड, कैसे शक्ति को बढ़ाया जाए। आलोचना एक में आदर्शवादियों के अनुसार आदर्शवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण को विकृत, प्रतिक्रियावादी मानवता विरोधी तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने वाला मानता है। वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति राजनीति को अनुचित, अनैतिक, अस्वाभाविक तथा मानवता विरोधी मानता है। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से युद्ध, भूख, असमानता, तानाशाही, शक्ति, दबाव तथा हिंसा को समाप्त करने के पक्ष में है। इस तरह के विचार का प्रतिनिधित्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन करते हैं। यह एक आदर्श विश्व की स्थापना नैतिकता के आधार पर करना चाहते हैं। यह यथार्थवाद के विपरीत युद्ध, असमानता, हिंसा तथा शक्ति को समाप्त करना चाहता है। यह मानव को स्वभाव से ही परोपकारी मानता है। आदर्शवादियों का मानना है कि मानव कल्याण तथा सभ्यता का विकास सभी व्यक्ति का उद्देश्य होता है। युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इत्यादि से अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का विकास किया जाना चाहिए, जिससे विश्व से अशांति, असुरक्षा, युद्ध एवं भुखमरी से लोगों की रक्षा किया जा सके। यथार्थवाद न तो पूरी तरह अनुभविक है। यथार्थवाद का अनुभववाद अपरिपक्व, एमेच्योर तथा दिखावटी है तथा इसका तर्क एकांगी तथा पक्षपातपूर्ण है। यह कई ऐसे सामान्यकरण की परिकल्पना करता है जैसे राष्ट्र मनुष्य की तरह ही हमेशा दूसरों पर शक्ति तथा प्रभुत्व पाना चाहता है, जिनकी वैधता को जांचा नहीं जा सकता तथा जिसका कभी परीक्षण नहीं हो सकता। यह कभी भी पूर्णतया अनुभव सिद्ध होने का प्रयत्न नहीं करता। पक्षपाती दृष्टिकोण राजनीतिक केवल हितों के विरोध द्वारा पैदा किए गए शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करना, हितों के विरोध को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केवल एकमात्र निर्धारक तत्व बना देना है। अन्य सामाजिक संबंधों की तरह विरोध तथा सहयोग दोनों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषताएं हैं। राष्ट्रों के मध्य सहयोग का तत्व भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण तत्व है, जो न तो आप उपेक्षित हो सकता है और न किया जाना चाहिए। मानव स्वभाव का अवैज्ञानिक विवेचन में मॉर्गनथाउ मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानव स्वभाव पर आधारित है। मानव स्वभाव की कोई भी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती। वह हॉब्स तथा मैकियावेली की तरह मानव को दुष्ट, लालची, स्वार्थी, झगड़ालू एवं शक्ति लोलुप मानते हैं और इस तरह के मानव स्वभाव की व्याख्या शांति, भ्रातृत्व, सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए हितकर नहीं है। शक्ति एकलवाद पावर मोनोलिज्म। यह सिद्धांत अनावश्यक रूप से शक्ति को अधिक महत्व प्रदान कर देता है। राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय शक्ति दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं, परंतु केवल इन्हें ही निर्धारक मान लेना गलत है। राष्ट्रीय शक्ति तथा राष्ट्रीय हित के मूल्यांकन में कठिनाई। किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन करना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी अनुभव सिद्ध या सैद्धांतिक अध्ययन किसी राष्ट्र की शक्ति का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने के योग्य नहीं हो सकता। इससे भी अधिक कठिन काम विभिन्न राष्ट्रों के सापेक्ष शक्ति का विश्लेषण करना है। राष्ट्रीय शक्ति में विभिन्न तत्वों की भूमिका तथा महत्व। इसके 3 मुख्य आयामों आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति तथा मनोवैज्ञानिक शक्ति के मापने का कोई मानदंड नहीं है। किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित क्या है, इसका विश्लेषण करना बहुत ही कठिन है। जिसे सुरक्षा सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित का मुख्य भाग है। लेकिन कोई राष्ट्र कितनी सुरक्षा को आवश्यक समझता है, इसका मूल्यांकन किया जाना बहुत मुश्किल है। इस तरह राष्ट्रीय हितों तथा राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत को अपनाना कठिन तथा समस्याजनक है। युद्ध एवं विस्तारवाद का समर्थन। मॉर्गनथाउ शक्ति के लिए संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकृति तथा दृढ़ वास्तविकता मानता है। वह एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संघर्ष को स्वाभाविक मानता है। इस तरह यथार्थवाद हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे नेताओं का दृष्टिकोण का समर्थक बन जाता है।
जो कि मानवता के विरुद्ध हैं। नैतिक मूल्यों की अपेक्षा नैतिक मूल्यों की उपेक्षा इग्नोरेंस। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जहां विश्व के अनेक देश आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा बहुत से देशों के पास आणविक अस्त्र शस्त्र है जो कि मानवता का संघर्ष कभी भी कर सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में नैतिकता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मापदंड नहीं बनाकर राष्ट्रीय हित को ही केवल बढ़ावा देना अनैतिक एवं मानवता के विरुद्ध है। यह सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है। रॉबर्ट टक्कर तथा केनेथ वाल्ट्ज मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत को वास्तविक यथार्थवादी नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि एक राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना तथा सुरक्षित रखना चाहता है और यही उसे करना भी चाहिए। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के बहुत से आलोचक तथा समर्थन मिलते हैं, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि सभी राष्ट्र अपने शक्ति को बढ़ावा देता है, परंतु इन शक्ति के प्राप्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल यथार्थवाद के बल पर ही नहीं चल सकता है, जिससे हम सामान्य अनुभव से हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्र विभिन्न प्रकार के तरीकों से अपना राष्ट्र हित पूरा करता है, जिसमें नैतिक मूल्य और आदर्शों को भी ध्यान में रखा जाता है। नव यथार्थवाद एवं संरचनावाद। केनेथ वाल्ट्ज के प्रभाव से नव यथार्थवादी उपागम का विकास 1980 के दशक में हुआ। नव यथार्थवादी भी यथार्थवाद के समान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की प्रभुसत्ता को स्वीकार करता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष होता है। सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना चाहते हैं। केनेथ वाल्ट्ज के अनुसार राष्ट्रीय राजनीति से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के समान है, जहां सभी एक दूसरे से भयाक्रांत हैं और सदैव अपनी शक्ति को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना कर दिया जाए तो युद्ध की संभावना को रोका जा सकता है। यथार्थवादियों का मानना है कि मानव स्वभाव से दुष्ट, लालची, स्वार्थी एवं शक्ति लोलुप होता है। ऐसे ही मानव एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध स्वाभाविक है, परंतु नव यथार्थवादी इसे स्वीकार नहीं करती। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संरचना की खराबी के कारण ही युद्ध होता है। इसके लिए मानव स्वभाव जिम्मेदार नहीं है। अराजकतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से नव यथार्थवादियों का तात्पर्य ऐसी शक्ति का अभाव है जो विभिन्न देशों को नियंत्रित कर सके। यथार्थवादी मानते हैं कि मानव स्वभाव के कारण युद्ध अवश्य संभावी है, परंतु नव यथार्थवादी मानते हैं कि संप्रभुता संपन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में युद्ध जैसे वातावरण बने रहते हैं। समकालीन नव यथार्थवादी विचारक जोसेफ ग्रीको ने चिरसम्मत यथार्थवाद को नव यथार्थवाद से जोड़ने का प्रयास किया है। उनके अनुसार एक राष्ट्र सदैव लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि सापेक्षिक लाभ भी प्राप्त करना चाहता है और यह भी प्रयत्न करता है कि लाभ को किस प्रकार विभिन्न राज्यों के मध्य बंटवारा किया जाए। नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, विभिन्न राष्ट्रों के सापेक्षिक शक्ति एवं सहयोग के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ की संभावना इत्यादि कारकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जबकि नव यथार्थवादी मित्रवत देशों के मध्य सहयोग की संभावनाओं की तलाश करता है। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए शक्ति संतुलन की बात करता है, जबकि नव यथार्थवादी शक्ति संतुलन के बिना भी सामूहिक सुरक्षा से राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक संरचनाएं होती है जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं, और इस उपागम के तहत राज्य को एक संप्रभुता संपन्न राज्य नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसी संरचना माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के साथ
अपने आप को समायोजित करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करता है। और इस उपागम के तहत यह माना जाता है कि विभिन्न राज्यों में अनेक इकाइयाँ होती है जिसके माध्यम से अन्य राज्यों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस उपागम के तहत यह अध्ययन किया जाता है कि कौन सी संरचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय नीति निर्माण संरचना में अर्थात सत्ता में परिवर्तन होता है तो इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। एक राष्ट्र का अगर दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों में परिवर्तन होता है अर्थात भारत और रूस, भारत एवं चीन, भारत एवं अमेरिका के बीच संबंधों में परिवर्तन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संयोजन के बीच संबंधों का विवेचन करने का प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदारवादी उपागम। उदारवादी उपागम का प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी में हुआ। आरंभिक काल में इसके महत्वपूर्ण विचारक हॉब्स, लॉक्स, एडम स्मिथ, रिकार्डो इत्यादि थे। उदारवाद का मानवीय स्वभाव के प्रति सामान्यतः सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। यह मानवीय स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर देते हैं परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण अवधारणाएं। एक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्ति महत्वपूर्ण अभिकर्ता, दूसरा राज्य का हित परिवर्तनशील होता है, तीसरा व्यक्ति एवं राज्य का हित अनेक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर निर्भर करता है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय हित को बढ़ावा दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदारवादी उपागम एक नवीन अवधारणा है परंतु इनका जड़ वणिकवाद में देखा जा सकता है परंतु मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस उपागम का विकास 1980 के दशक से माना जाता है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मॉर्गन थ्रेचर एवं अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को बढ़ावा दिया। वर्तमान में IMF एवं वर्ल्ड बैंक के तहत LPG नीति को बढ़ावा दे रहा है। संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम के तहत एक में दूसरा निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है अर्थात विकासात्मक कार्यक्रमों में सरकार की भूमिका एक प्रेरक तक सीमित हो जाती है। दूसरा उदारीकरण, इसका तात्पर्य आर्थिक गतिविधियों में सरकार के नियंत्रण, कम से कम लाइसेंस, परमिट, राज्य एवं नौकरशाहों की भूमिका को कम कर दिया जाता है। तीसरा वैश्वीकरण, इसका तात्पर्य है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने राज्य में इजाज़त देना, घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने IMF के दिशा निर्देश पर संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम को लागू किया। निर्णय निर्माण उपागम या SBS मॉडल। क्वेश्चन, निर्णय निर्माण उपागम या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का SBS मॉडल SBS प्रारूप का विवेचन करें। क्वेश्चन, किस हद तक SBS प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, किस हद तक SBS प्रारूप या DMA डिसीजन मेकिंग अप्रोच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नीति निर्माण में नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी है। फॉर्मेट, परिचय, SBS या DMA डिसीजन मेकिंग के मूलभूत अवधारणाएं। सी में परिपार्श्व सेटिंग, C1 में आंतरिक परिपार्श्व, C2 में बाह्य परिपार्श्व, C3 में निर्णय निर्माण प्रक्रिया, D में आलोचना, E में निष्कर्ष। हियरार्की ऑफ नीड। फर्स्ट स्टेज में ब्रेड एंड बटर, सेकेंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज प्लस सिक्योरिटी, थर्ड स्टेज में सेकेंड स्टेज प्लस नेम, फेम, गुडविल, फोर्थ स्टेज में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। DM डिसीजन मेकर से ऊपर इंटरनल सेटिंग से एक्सटर्नल सेटिंग। जेम्स रॉबिन्सन के अनुसार निर्णय निर्माण उपागम के तहत अनेक विकल्पों में से एक का चयन कर उसे क्रियान्वित किया जाता है। डिसीजन मेकिंग अप्रोच। निर्णय निर्माण उपागम का राजनीतिक विश्लेषण में सर्वप्रथम प्रयोग रिचर्ड C. स्नाइडर एवं उनका सहयोगी HW ब्रूक एवं बर्टन स्पिन के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे तत्वों का विकास करना चाहते थे जो विभिन्न राष्ट्रों को विशेष प्रकार की नीतियों के अनुसरण करने
करने के लिए उत्प्रेरित करता था। रिचर्ड स्नाइडर ने स्थैतिक विश्लेषण स्टैटिक एनालिसिस, जिनका विकास ग्रेवियल, आमंड एवं पॉयल के द्वारा संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक उपागम फंक्शनल अप्रोच एवं डेविड स्टर्न के द्वारा व्यवस्था उपागम में किया गया था, से अंतर करते हुए डिसीजन मेकिंग अप्रोच प्रस्तुत किया गया, जिसे वह प्रक्रिया विश्लेषण कहते हैं और जिनके आधार पर गतिशील निर्णय लिया जा सकता है। प्रक्रियात्मक उपागम के तहत स्नाइडर कहते हैं कि इससे परिवर्तनशील स्थिति, समय एवं घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वारा विभिन्न अभिकर्ताओं के मध्य अवलिक परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। स्नाइडर इस अवधारणा से अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं कि एक में सभी रणनीतिक गतिविधि निश्चित मानक के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, परंतु उस मानक की गतिविधि एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन कर लिया जाए तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। दूसरा, निर्णय निर्माता विशेष परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं। उसके द्वारा लिए गए निर्णय से विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। स्नाइडर के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में निर्णय निर्माण प्रक्रिया होता है। उसका अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि एक में कौन निर्णय लेता है और क्यों लेता है। दूसरा, किस बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा निर्णय लिया जाता है। निर्णय निर्माण उपागम के उद्देश्य एक में उस संस्था का पहचान जहां वास्तविक निर्णय लिया जाता है। दूसरा, निर्णय निर्माता की व्यक्ति की पहचान। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया के तहत वास्तविक निर्णय निर्माता एवं संरचना का पहचान किया जाता है। निर्णय निर्माण उपागम के तहत विभिन्न प्रकार के परिपार्श्व सेटिंग की पहचान किया जाता है जो निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करता है। इसे निम्नलिखित रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एक में आंतरिक परिपार्श्व, इसके तहत जनमत, हित समूह एवं उस समाज का मूल्य, सामाजिक संरचना, भौगोलिक दृष्टिकोण, खनिज संपदा की उपलब्धि, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, संरचना, नेतृत्व इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, बाह्य परिपार्श्व एक्सटर्नल सेटिंग, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं, शक्ति संरचनाओं, दूसरे देशों के साथ संबंध इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया स्नाइडर के अनुसार निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 उप अंग हैं। एक में क्षमता का क्षेत्र, दूसरा सूचना एवं संचार, तीसरा अभिप्रेषण मोटिवेशन। बर्टन ने 3 कारकों की पहचान की जो निर्णय निर्माण उपागम को प्रभावित करता है, जैसे एक में अवधारणा, दूसरा आकांक्षा एक्सपेक्टेशन, तीसरा सूचना इन्फॉर्मेशन। स्नाइडर के निर्णय निर्माण प्रारूप में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख अभिकर्ता माना जाता है। विश्व में उनकी स्थिति के आधार पर ही उनके उद्देश्य को समझा जाता है। उनके लक्ष्य उनके भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिक परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है। इसी के आधार पर विदेश नीति निर्माता निर्णय लेते हैं। आलोचना जटिल उपागम, क्योंकि इसमें निर्णय लेने में अनेक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, इसे मूल्य निरपेक्ष उपागम कहा जाता है, परंतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी उपागम मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता। तीसरा, यह पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की ओर झुका हुआ है। चौथा, इस उपागम में अनेक जटिल शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है जो साधारण व्यक्ति के समझ से बाहर है। 5वें, विदेश नीति के अध्ययनकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मनोवैज्ञानिक नहीं होने के बावजूद भी निर्णय निर्माता के मनोविज्ञान को समझे। 6, परंपरागत उपागम के तहत यह माना जाता है कि निर्णय कार्यपालिका एवं विधायिका एवं न्यायपालिका के द्वारा लिया जाता है, परंतु आधुनिक उपागम के तहत निर्णय निर्माण में अनेक तत्वों का अन्वेषण किया जाता है, जिसमें दबाव समूह, हित समूह, निर्णय निर्माता, आंतरिक एवं बाह्य परिपार्श्व इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है, जिससे निर्णय निर्माण प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी। क्वेश्चन, निर्भरता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन, केंद्र परिधि सिद्धांत पर एजी फ्रैंकी का दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यवस्था उपागम पर वालरस्टीन का दृष्टिकोण। वालरस्टीन का परिचय। फॉर्मेट में परिचय, स्रोत, विचारक कार्ल मार्क्स, होब्स और एजी फ्रैंक। डी में केंद्र परिधि विश्लेषण, ई में विश्व व्यवस्था विश्लेषण, ई1 में वालरस्टीन का दृष्टिकोण, एफ में आलोचना, जी में निष्कर्ष। परिचय। सार्वभौमिकतावाद एक प्राचीन अवधारणा है। निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी।
सार्वभौमिकतावाद एक प्राचीन अवधारणा है जिसकी अभिव्यक्ति आदर्शवादी विचारक कांट, हीगल इत्यादि के दर्शन में देखा जा सकता है। परंतु सभी सार्वभौमिक मार्क्सवादी दर्शन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि वर्ग विभाजित समय में शोषण एक ऐतिहासिक तथ्य है। जब तक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं होती तब तक शोषण को समाप्त नहीं किया जा सकता। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल में वर्ग विभाजित का उल्लेख किया है, जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग प्रभुत्वहीन वर्ग को शोषण करते हैं। प्रभुत्वशाली वर्ग अर्थात जिनका आर्थिक संसाधनों पर अधिकार है, वे किस प्रकार प्रभुत्वहीन वर्ग को अपने अधीन बनाए रखते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री हॉब्सन भी साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का कारक मानते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा इस तरह की निर्भरता के फलस्वरूप दोहरी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, अर्थात जहां पूंजी प्रौद्योगिकी का संचय होता है वह क्षेत्र विकसित तथा शेष अविकसित हो जाता है। जहां संपत्ति, पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का संचय होता है वहां परंपरागत समाज विघटित होता है तथा अविकसित क्षेत्र में लोग परंपरागत जीवन पद्धति का अनुसरण करते हैं। वैश्विक स्तर पर भी इस तरह की निर्भरता की अवधारणा देखी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के विकसित पूंजीवाद देश तृतीय विश्व को अपने बाजार एवं कच्चे माल का निर्यातक के रूप में परिवर्तित करना चाहता है और इसी के विरोध में तृतीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र में आवाज़ उठाया और 1974 में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई। इन सभी देशों ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO के विरुद्ध आवाज़ उठाया। इन तृतीय विश्व के देशों के द्वारा विली ब्रांड कमीशन गठित किया गया। विली ब्रांड कमीशन के अनुसार विकसित एवं विकासशील देशों का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए विकसित देशों को अपनी GDP का 1% विकासशील देशों को आर्थिक सहायता के रूप में देना चाहिए। विली ब्रांड कमीशन की अनुशंसा 1981 में उत्तर अमीर एवं दक्षिण गरीब देशों के बीच संवाद का आयोजन किया गया, परंतु विकसित देशों का असहयोगात्मक रवैया के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के अनुसार विकासशील देश एक बिना पैंदी के बर्तन है, जिसे आर्थिक सहायता देने के बावजूद भी यह पता नहीं चलता कि वह कहाँ जाता है। उत्तर दक्षिण संवाद की असफलता के बाद विकासशील देशों ने असफल दक्षिण संवाद का आयोजन किया, क्योंकि कुछ दक्षिणी देश खाड़ी देश के पास इतने संसाधन हैं कि वह अन्य दक्षिणी देशों को सहयोग कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में दक्षिणी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन, G77 एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के द्वारा नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं तथा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO का विरोध कर रहा है। विकासशील देशों के द्वारा नवनियों की मांग में सम्मिलित हैं। एक में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के कच्चे माल का उचित मूल्य, दूसरा विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजार तक पहुंच, तीसरा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को आधुनिक तकनीक के हस्तांतरण, चौथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर रोक, पाँचवें विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों के वस्तुओं पर कम सीमा शुल्क, केंद्र परिधि का सिद्धांत, डेवलपिंग कंट्रीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उत्पादित वस्तु, उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज रॉ मटेरियल्स कच्चे माल में कच्चा माल खरीदता है और ऊंचे कीमत पर बेचता है, दूसरा रोजगार का अवसर, केंद्र परिधि का सिद्धांत। AG फ्रैंक केंद्र परिधि सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक AG फ्रैंक है। उन्होंने ब्राज़ील एवं चिली के संदर्भ में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके अनुसार लैटिन अमेरिका देश विकसित नहीं हैं क्योंकि उनके संसाधन का दोहन विकसित देशों के द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकार की प्रवृत्ति से मुक्ति क्रांतिकारी ढंग से या विकसित देशों से अपने आप को अलग करके किया जा सकता है। केंद्र परिधि सिद्धांत के अन्य प्रमुख विचारक हैं अमीन बार्नेट, मुलर, इमैनुअल रेडिस एवं
रोडिनी किसी इन विचारकों का सिद्धांत मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से भिन्न है। यह माना जाता है कि मजदूर जितना उत्पादन करता है और उससे जितना प्राप्त होता है उसके बीच का अंतर जो पूंजीपतियों के पैकेट में जाता है, जितना अधिक अतिरिक्त मूल्य होगा उतना ही अधिक शोषण होगा। परंतु केंद्र परिधि सिद्धांत के प्रवर्तकों को मानना है कि विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य असमान वितरण होता है, जिसके फलस्वरूप विकासशील देशों का शोषण होता है। इमैनुअल का मानना है कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण मजदूरी पर आधारित होता है। विकसित देशों में मजदूरी अल्प विकसित देशों की अपेक्षा अधिक होती है। मजदूरी में यह अंतर विकसित देशों के हित में है। विकसित देश कम मजदूरी देकर विकासशील देशों के मजदूरों का शोषण करता है। केंद्र परिधि विश्लेषण के तहत यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि विकसित एवं विकासशील देशों के पूंजीपतियों का हित एक समान होता है। इसके फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर पूंजीपतियों के बीच गठबंधन स्थापित हो जाता है जो परिधि के मजदूरों एवं किसानों के विरुद्ध है। एजी फ्रैंक के अनुसार केंद्र पर परिधि उत्पादित वस्तु के लिए तथा केंद्र परिधि पर कच्चे माल के लिए निर्भर रहता है, जो परिधि के देशों के हितों के विपरीत है। विश्व व्यवस्था विश्लेषण निर्भरता उपागम से दो संदर्भों में भिन्न है। एक में यह तृतीय विश्व के साथ साथ संपूर्ण विश्व के आर्थिक विकास का अध्ययन करता है और यह भी बताने का प्रयास करता है कि विश्व में किसी भी भाग में असमान विकास क्यों है, और यह विश्व इतिहास के विभिन्न सोपानों में आर्थिक विकास का अध्ययन करता है। विश्व व्यवस्था विश्लेषण का प्रमुख प्रतिपादक इमैनुअल वालस्टीन है और उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में इसका विश्लेषण किया। उसके अनुसार विश्व आर्थिक व्यवस्था का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ और इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है। एक में केंद्र, दूसरा परिधि, तीसरा अर्ध परिधि। केंद्र का तात्पर्य विकसित अर्थव्यवस्था से है। केंद्र का तात्पर्य विकसित अर्थव्यवस्था से है जहाँ बैंक, उत्पादन, कृषि, तकनीक इत्यादि विकसित अर्थव्यवस्था में है। केंद्र को परिधि के द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है, जबकि अर्ध परिधि क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है, अर्थात अर्ध परिधि क्षेत्र का कुछ भाग विकसित तथा कुछ भाग अल्प विकसित होता है। इतिहास के अनेक सोपानों में विश्व के अनेक क्षेत्रों का विकास केंद्र परिधि एवं अर्ध परिधि के रूप में हुआ है। व्यवस्था विश्लेषण के तहत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, वर्ग, नस्ल, राष्ट्र इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। निर्भरता सिद्धांत की आलोचना। निर्भरता सिद्धांत तृतीय विश्व के आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध देशों का अध्ययन करने में असक्षम है। मार्क्सवादियों का मानना है कि निर्भरता सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी नहीं है, यह केवल औद्योगिक संस्कृति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया मात्र है। दूसरा, निर्भरता सिद्धांत यह बताने में असफल है कि कोई भी क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्यों है। तीसरा, निर्भरता सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प देने में असफल रहा है। यह विश्व संरचना का अति साधारण विश्लेषण प्रस्तुत करता है और इसके द्वारा केवल केंद्र परिधि का संबंध बताया जा सकता है, परंतु ऐसा संबंध क्यों है उसका संतोषजनक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करता। चौथा, निर्भरता सिद्धांत उत्तर दक्षिण संबंध, विकसित एवं अल्प विकसित पर जोर देता है, परंतु पूर्व एवं पश्चिम, समाजवाद बनाम पूंजीवाद के मध्य संघर्ष पर जोर नहीं देता। पांचवें, निर्भरता सिद्धांत मुख्यतः पूंजी संचय एवं विभिन्न देशों के मध्य पूंजी प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करता है तथा अन्य कारक जैसे राजनीतिक, रणनीतिक, सैनिक, भौगोलिक, सामाजिक इत्यादि जैसे तत्वों का अनदेखी करता है। छठा, सार्वभौमिकतावादी गरीबी विश्लेषण के लिए बाह्य तत्वों पर जोर देता है और आंतरिक तत्वों का अनदेखी करता है। कुछ विचारकों का मानना है कि निर्भरता सिद्धांत अल्प विकास की व्याख्या कम करके विकासशील देशों को पश्चिमी देशों के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करता है। निष्कर्ष, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्भरता का सिद्धांत विकसित एवं अल्प विकसित देशों के मध्य संबंधों का विश्लेषण कर इसे समाधान करने का प्रयास करता है और इसका यह भी मानना है कि विकसित एवं अल्प विकसित देशों के मध्य परस्पर सहयोग और अल्प विकसित देशों का आर्थिक एवं तकनीकी विकास के स्वरूप एक समतामूलक विश्व की स्थापना किया जा सकता है। निरोधात्मक डेटरेंस सिद्धांत थ्योरी। हर्मन कैन निरोधात्मक या प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का सबसे बड़े प्रतिपादक माने जाते हैं।
कैन के अतिरिक्त इस सिद्धांत के विकास में सेलिंग, बाल्डविन, वोलिस्टेटर और जॉर्ज मसमॉक इत्यादि विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को यथार्थवाद का आधुनिक स्वरूप माना जाता है। यथार्थवादियों का मानना है कि युद्ध का खतरा उतना ही पुराना है जितना कि युद्ध और प्रतिरोध अंतर्राष्ट्रीय शक्ति प्रबंधन का मुख्य केंद्रबिंदु होता है, परंतु आधुनिक काल में आणविक अस्त्र शस्त्र के विकास के फलस्वरूप प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। नाई का मानना है कि प्रतिरोध का तात्पर्य शत्रु के मन में भय की भावना का विकास करना जिससे कि वह आक्रमण न कर सके। आणविक प्रतिरोधात्मक क्षमता का तात्पर्य यह है कि अगर आप हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो मैं आणविक अस्त्र शस्त्र से इस प्रकार आक्रमण करूंगा कि आप इससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। निरोधात्मक सिद्धांत इस मनोवृत्ति पर भी आधारित है कि युद्ध की स्थिति में आणविक अस्त्र शस्त्र के कारण दोनों पक्षों का विनाश आवश्यक संभावी है, इसीलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दिया जाए। जब तक आणविक अस्त्र शस्त्र केवल अमेरिका के पास था तो उसे किसी भी तरह के आणविक आक्रमण का भय नहीं था, परंतु जब इस अस्त्र शस्त्र का विकास सोवियत संघ के द्वारा किया गया तो अमेरिका असुरक्षित हो गया और अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करने लगा। अमेरिका के द्वारा शीत युद्ध के दौरान 6 प्रकार की प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास किया गया। यह अमेरिकी के सहयोगी राष्ट्रों को आणविक अस्त्र शस्त्र से डराने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी समस्या के समाधान के लिए अमेरिका विश्व के अनेक भागों में आणविक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मिसाइल प्रणाली बनाकर रखेगा। अगर अमेरिकी सैनिक जनसंख्या या संपत्ति पर आक्रमण किया जाता है तो अमेरिका आक्रमणकर्ता को अत्यधिक हानि पहुंचाएगा। अमेरिका स्वयं एवं अपने सहयोगी को आक्रमण से बचाने के लिए अपनी सैनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करेगा, जैसे मिसाइल, टैंक इत्यादि। अमेरिकी स्थायित्व सुनिश्चित कर आणविक अस्त्र शस्त्र एक खतरा से बचने का प्रयास करेगा। अमेरिका अस्त्र शस्त्र नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करेगा, जैसे एनपीटी, सीटीबीटी, स्टार्ट इत्यादि। युद्ध को क्षेत्र विशेष तक सीमित कर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगा। निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत नकारात्मक है क्योंकि ये सदैव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भय का वातावरण को स्वीकार करते हैं। हुए सभी देशों को यह सलाह देते हैं कि अपने शत्रुओं से अपने आप को बचाने के लिए अनवरत प्रयत्नशील है और नए नए शस्त्रों को विकास करे। यह शांति के स्थान पर युद्ध को अवश्य संभावी मानता है। अवश्य संभावी खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी।